अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सेकंड है ऑपरेशन थिएटर डिज़ाइन। तो हमारा पहला टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख के आएंगे, उसके बाद ये वीडियो जो है आप कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन थिएटर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। लोकेट कहाँ पे होना चाहिए? ये सीसीयू के नज़दीक लोकेट हमने करना है। मतलब कि क्रिटिकल केयर यूनिट जो है, क्रिटिकल केयर यूनिट का क्या मतलब है? ये वो यूनिट होता है जहाँ पे उन पेशेंट्स की जो है केयरिंग की जाती है, उनको ट्रीट किया जाता है जिनकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो वो इसके नज़दीक होना चाहिए। यूजुअली उस जगह पे इसको क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है जहाँ पे जो है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस के चांसेस बहुत कम है या नील है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पे हमने इसको क्या करना है, बनाना है, सेटअप करना है। दैन उसके बाद सर्जिकल वार्ड जो है और बाकी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स जो है इसके क्लोज होने चाहिए। दैन उसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। इसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि इसका ईजी एक्सेस होना। ठीक है, किसके लिए? आईसीयू के लिए, इंटेंसिव केयर यूनिट, रिकवरी रूम के लिए, कैजुअलिटी के लिए, CSSD के क्या होता है, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, इसके लिए भी इजी एक्सेस होना चाहिए। और पहले ही कहा था कि सर्जिकल वार्ड भी जो है इसके लिए भी इजी एक्सेस होना चाहिए। अगर कोई भी आपको जो है बाकी डिस्टर्बेंस आ रही है मेरे सराउंडिंग में, उसको आप इग्नोर करना। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि इसका डिज़ाइन जो होगा उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि इसका ईजी एक्सेस होना चाहिए आईसीयू, रिकवरी रूम, कैजुअलिटी, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए और सर्जिकल वार्ड के लिए ईजी एक्सेस होना चाहिए। दैन दूसरा क्या है, सेपरेट होना चाहिए कंटैमिनेटेड डिपार्टमेंट। जो कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो कि कंटैमिनेटेड होगा, उस एरिया में इसको नहीं बनाना, उस एरिया में इसको डिज़ाइन नहीं करना। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ये दूर होना चाहिए हॉस्पिटल डिस्टर्बेंसेस से, जो मैं पहले भी बात कर चुका। लेकिन यहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे कोई भी रोड ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होगी या कोई भी हॉस्पिटल डिस्टर्बेंस होगी, वहाँ से इसको दूर जो है लोकेट करना है या डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि ओटी डिज़ाइन जो है, ओटी की डिज़ाइनिंग के लिए हमने कुछ सर्विसेज है ना, कुछ सर्विसेज रखनी होती हैं। पहला क्या यार हद है, पहला क्या होता है, मेजर ऑपरेशन थिएटर। मेजर जहाँ पे मेजर सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, ऐसा थिएटर होता है, वो इसमें होना चाहिए, मेजर ऑपरेशन थिएटर। दूसरा स्टोरेज और सप्लाई एरिया, जो भी जो है एक ऐसा एरिया रखना है, स्टोरेज एरिया रखना है, सप्लाई एरिया जहाँ पे कोई भी स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट्स की सप्लाई होती है वहाँ पे रखने के लिए, ताकि उनको कोई भी कंटैमिनेट ना हो। स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट्स कंटैमिनेटेड नहीं होने चाहिए, एक ऐसा एरिया होना चाहिए। रिकवरी रूम होना चाहिए। ठीक है, स्क्रब अप रूम होना चाहिए जहाँ पे स्क्रबिंग होती है, मतलब कि कोई भी जो है हम हैंड वॉशिंग करते हैं, एल्बो वॉश करते हैं। ठीक है, ये एरिया होना चाहिए। क्लीन अप एरिया होना चाहिए। मेल और फीमेल के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए, दोनों के लिए डिफरेंट जो है अलग अलग टॉयलेट रखने हमने। ठीक है, और क्या होना चाहिए, सॉरी, मेल और फीमेल ड्रेसिंग रूम होना चाहिए। स्टीरलाइजिंग एरिया होना चाहिए, सब स्टीरलाइजिंग एरिया होना चाहिए। इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे ओटी में जो मेजर हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, यहाँ पे रखे जाते हैं, तो यहाँ पे कंटैमिनेशन के चांसेस नील होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सब स्टीरलाइजिंग एरिया में हम वो चीज़ें रखते हैं, ये वो एरिया होता है जो हम इसमें वो इक्विपमेंट्स रखते हैं जो कि डायरेक्टली पेशेंट में हम यूज़ नहीं करते। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कंटैमिनेशन के चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, इसीलिए सब स्टीरलाइजिंग एरिया भी होता है इसमें। और नर्सेज स्टेशन होना चाहिए जहाँ पे नर्सेज होती हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जोन के हिसाब से इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसमें कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से और रूम के डिजाइनेशन के हिसाब से। ठीक है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि हम इसको 3 जोन्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला जोन होता है, इसको हम इंटरचेंज जोन भी बोलते हैं, जिसका नाम है आउटर जोन। ठीक है, इंटरचेंज रूम भी बोलते हैं। ये पहला जोन होता है, ये अनरेस्ट्रिक्टेड जोन होता है, मोस्ट अनसिटीराइल होगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है ये अगर ये अनरेस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे कोई भी बंदा जा सकता है, तो मोस्ट अनसिटीराइल होगा। क्योंकि कोई भी बंदा आने का मतलब क्या है, मतलब कि किसी भी बंदे के साथ वो नॉन पर्सनल होगा, नॉन मेडिकल, नॉन सर्जिकल होगा, तो वो अपने साथ इन्फेक्शन लाएगा। उसको पता नहीं होगा इन्फेक्शन के बारे में, उसके साथ इन्फेक्शन है, लेकिन वो लाएगा इन्फेक्शन अपने साथ, है ना, वो कंटैमिनेटेड होगा और इस जोन में जो है इन्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या होगा, ये जोन क्या बनेगा, मोस्ट अनसिटीराइल जोन कंपेयर टू अदर्स। जो बाकी दो है, इनर और मिडल, उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये जोन क्या होता है, मोस्ट अनसिटीराइल जोन होता है। इसको स्पेशली डिजाइन इसलिए किया गया है क्योंकि आउटर जो कंटैमिनेशन होगी, बाहर की कंटैमिनेशन अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है कि बाहर के लिए एक एरिया ऐसे रखते हैं ना लोग, कभी कभार क्या होता है, लोग जो है अंदर ऐसे ही चले जाते हैं ओटी में। तो ओटी में ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि पहले से ही एक एरिया बाहर लोगों के लिए, जहाँ पे कोई भी आ सकता है, ये एरिया वहाँ पे इस आउटर कंटैमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए रखा गया है। अब इस जोन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, ड्रेसिंग रूम होगा, चेंजिंग रूम होगा, कॉन्फ्रेंस रूम्स होंगे। ठीक है, ओटी इंचार्ज रूम होगा, ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज जो होगा उसके लिए ऑफिस होगा, और लॉकर्स होंगे। ठीक है, ये आपने ऐसे ही याद रखने हैं। ठीक है, आप डीप में इनको मत जाना, क्योंकि ये अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बस आप ऐसे ही मतलब लिख के आना, कोई भी आप चेंज नहीं करना। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए आप ये सब डीप में पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए, अगर आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है तो ये काफ़ी होगा। ठीक है, आपको बाकी जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बाकी टॉपिक्स जो है, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे ये तो कोई भी इसको तो कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, मेडिकल जोन का ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेडिकल जोन जो है इसको हम इंटरमीडिएट जोन भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट क्योंकि बीच वाला जोन होता है, इसके बाहर आउटर जोन होता है, इसके अंदर इनर जोन होता है, तो बीच में ये लिंक एक्ट करता है। ठीक है, आउटर और इनर जोन के बीच में एज ए लिंक एक्ट करता है। ये एक लार्ज जोन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जोन कौन सा होता है, मिडल जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जो भी ऑपरेशन थिएटर के लिए सप्लाईज होती हैं, जो भी चीज़ें होती
होती है वो यहाँ पे रिसीव की जाती है, वो यहाँ पे रखी जाती हैं। इसीलिए क्या है, इसको लार्ज जोन करार दिया गया है। लार्ज जोन होता है, ये सबसे बड़ा जोन होता है। सेमी रेस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ को जाने देते हैं, कुछ को नहीं जाने देते, इसीलिए ये क्या है, सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या, इस जोन, जैसे हमने आउटर जोन के बारे में बात करी, उसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या होगा, PAR प्री एनेस्थेटिक रूम होगा, मतलब कि एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट को जहाँ पे रखा जाता है वो होता है प्री एनेस्थेटिक रूम। रिकवरी रूम होगा और स्टोरेज रूम होगा क्लीन इक्विपमेंट्स के लिए। देन इनर जोन की बात करते हैं, इसको हम मोस्ट स्टीराइल जोन होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है। यहाँ पे क्या है, एंट्री उन्हीं की जाती है जो मेडिकल, सर्जिकल और नॉन पर्सनल होंगे, उनकी एंट्री की जाती है। लेकिन जो नॉन मेडिकल होगा, नॉन सर्जिकल होगा, नॉन नर्सिंग पर्सनल होगा, उनकी एंट्री नहीं। ठीक है, यहाँ पे सर्जिकल जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती हैं जो कि स्टीराइल कंडीशन में की जाती हैं। एक ऐसे प्रोसीजर जो भी होंगे वो स्टीराइल परफॉर्म किए जाते हैं कि मतलब उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रिवेंशन होता है। खास क्या रखा जाता है, कंटेमिनेशन का। मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल एनवायरमेंट इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस जोन। स्टीराइल एनवायरमेंट को मेंटेन करना इस जोन में, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होती हैं। आपको पता है स्किन में कट लगने से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टीराइल एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है स्टीराइल एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। अब इस जोन में, जैसे हमने पहले 2 जोन में बात करी, उसमें क्या क्या था, तो इसमें क्या होगा, एक तो ऑपरेशन थिएटर होगा, स्क्रबिंग एरिया होगा, और क्या होगा, एनेस्थेटिक रूम, क्योंकि यहाँ पे जो है पेशेंट को मतलब सर्जरीज परफॉर्म की जाती है तो उसको पहले बेहोश करना पड़ता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है। ठीक है, वो रूम होगा यहाँ पे। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइज़ ऑफ द OT। याद रखना आप, मैं जो बताऊँगा इसमें। ठीक है, साइज़ जो है इसमें क्या कहा गया कि हॉस्पिटल के हिसाब से अपना अपना साइज़ जो OT का है वो डिफर करता है, वो वैरी करता है। लेकिन कुछ रिकमेंड हमेशा हमें क्या होता है, रिकमेंडेड साइज़ तो होगा OT के लिए कि एटलीस्ट जो है 360 स्क्वायर फीट एरिया होना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 360 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। और क्या होगा, 400 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो रेगुलर OT जो है, रेगुलर OT जहाँ पे हम रेगुलर सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, जनरल सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, रेगुलरली, तो उसके लिए एक एरिया कितना दिया गया है, 400 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। और 600 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो मेजर OT के लिए होना चाहिए, जहाँ पे मेजर सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जो है एरिया चाहिए इनको। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए ज़्यादा है 600 स्क्वायर फीट एरिया। देन पैटर्न क्या होना चाहिए, पैटर्न में हमने एक पॉइंट याद रखना है कि अगर हमने OT ऑपरेशन थिएटर में सर्जरीज को प्रॉपर वे में, है ना, पेशेंट को प्रॉपर वे में सर्जरी परफॉर्म करनी है तो वहाँ पे एक सफिशिएंट स्पेस एलोकेट होनी चाहिए OT में, ताकि कोई भी जो है एक ऐसी एनफ स्पेस होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि कोई भी जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, उसमें कोई भी जो है कंटैमिनेशन ना हो। ठीक है, ताकि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये पढ़ा आज हमने, ये टॉपिक था। ठीक है, तो अगला टॉपिक भी आएगा जल्दी इंशाल्लाह। ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।